गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा आज से नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। रिटायरमेंट चैप्टर है। इंग्लिश में हम इसको रिटायरमेंट बोलते हैं और हिंदी में इसको अवकाश ग्रहण या निवृत्ति कहा जाता है। तो हमारा जो एडमिशन चैप्टर है, मतलब नए साझेदार का प्रवेश, वो ख़त्म हो चुका है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिकली करवा दिए, थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दी है। आप उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। और ये रिटायरमेंट चैप्टर जो चालू हो रहा है, तो एज़ यूजुअली आप जानते हैं कि मैं पहले थ्योरी ही एक्सप्लेन करूँगा, फिर नोट्स एक्सप्लेन करूँगा, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर थ्योरी कर रहे हैं और थ्योरेटिकली जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए सेपरेट। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट वीडियो है। इसमें आज आप समझ रहे हैं कि रिटायरमेंट होता क्या है और इसकी कौन कौन सी दशाएं हैं, और सभी बातें जो थ्योरी में ज़रूरी है वो सब हम ज़रूरी धीरे धीरे समझ लेंगे। लेकिन जितना प्रैक्टिकल पोर्शन इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से एमपी बोर्ड में थ्योरेटिकल पोर्शन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप थ्योरी पर विशेष ध्यान दें अपने, तो अच्छा रहेगा। अपने को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो अब देखें यहाँ पर रिटायरमेंट क्या है या अवकाश क्या है। तो रिटायरमेंट या अवकाश, वैसे भी ज़िंदगी में हम लोगों ने क्या सुना है, नौकरी में हमने ज़्यादातर सुना है इस बात को कि जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो एक निश्चित उम्र के बाद उसे नौकरी छोड़ना पड़ती है या उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। इसी चीज़ को हम लोग अवकाश या रिटायरमेंट कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, बस नौकरी नहीं चल रही है, साझेदारी चल रही है। तो साझेदारी में जितने भी साझेदार हैं उनमें से अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से फर्म से अलग होना चाहता है तो ये प्रक्रिया जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, साझेदार का अवकाश ग्रहण करना या साझेदार की निवृत्ति, और इंग्लिश में तो आप इसको रिटायरमेंट कह ही सकते हैं। तो इतना ही नहीं, बहुत सारी बातें हैं जिनको पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है और आप हमेशा थ्योरीज को पॉइंट्स में ही लर्न करें ताकि ज़्यादा बेहतर नॉलेज हमें मिल सके। तो अब देखते हैं अपन इसको एक एक पॉइंट को। जब कोई विद्यमान साझेदार, और विद्यमान का मतलब है जो लोग अभी साझेदार हैं, तो जो अभी साझेदार होंगे उनमें से ही तो कोई रिटायर होगा, नया साझेदार तो रिटायर नहीं हो सकता है। जब कोई विद्यमान साझेदार किसी कारणवश फर्म से पृथक मतलब अलग होता है तो इसे साझेदार की निवृत्ति या अवकाश कहा जाता है। वो सिंपल हिंदी लिखी हुई, कुछ मुश्किल नहीं कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अलग होगा किसी भी कारण कोई भी हो, अगर वो फर्म से अलग हो रहा है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, साझेदार की निवृत्ति या साझेदार का अवकाश। अब यह एक प्रकार से साझेदारी का पुनर्गठन है, जिसको मैंने समझाया था। पुनर्गठन एक चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि जब कभी भी साझेदारी में बदलाव आते हैं तो उसको पुनर्गठन कहते हैं। तो जो रिटायरमेंट है या जो निवृत्ति है वो भी एक पुनर्गठन ही कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा पुनर्गठन, जब बाकी के साझेदार बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। 4 साझेदार हैं, ए रिटायर होना चाहता है लेकिन बी, सी और डी 3 साझेदार बोलते हैं कि भाई हम तो इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट तो हो रहा है, साथ में एक पुनर्गठन भी कहलाएगा। लेकिन बाकी के साझेदार क्या बोल रहे हैं कि अगर ए रिटायर हो गया तो हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम बिजनेस को बंद कर देंगे, तो इसको हम पुनर्गठन नहीं कहेंगे। समझ गए बात को आप लोग। अगर बाकी के लोग, बाकी के साझेदार फर्म को चालू रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो ये पुनर्गठन भी कहलाएगा। और अगर जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ये सिर्फ रिटायरमेंट है, पुनर्गठन नहीं है। अब ये एक साझेदार शेष सभी साझेदारों की सहमति से अवकाश ग्रहण कर सकता है कि अगर ए जाना चाहता है तो बी, सी और डी तीनों सहमत होंगे तभी ए जा सकता है। तीनों अगर सहमत नहीं है तो ए रिटायर नहीं हो सकता है सामान्यतः। या ठहराव की शर्तों के अनुसार भी अवकाश ग्रहण कर सकता है। अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है और उस एग्रीमेंट में हमने लिख दिया है कि जब कोई साझेदार 60 साल का होगा तो उसको बिजनेस छोड़कर जाना पड़ेगा, अगर ऐसा एग्रीमेंट पहले से बना हुआ है तो बात खत्म हो गई। जिस दिन जो व्यक्ति 60 साल का होगा उस दिन उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो या तो ठहराव की शर्तों के हिसाब से रिटायरमेंट होगा, ऐसा नहीं है जब तक सभी साझेदार सहमत नहीं होंगे तब तक रिटायरमेंट नहीं हो सकता है। ऐच्छिक साझेदारी, एक साधारण साझेदारी होती है, एक ऐच्छिक साझेदारी होती है। ऐच्छिक साझेदारी में क्या होता है, जाने वाले की इच्छा है, सब लोग उसको रोक नहीं सकते। तो ऐच्छिक साझेदारी की दशा में क्या होगा, फर्म को लिखित सूचना देकर भी निवृत्त हो सकते हैं। जिस साझेदार को जाना है वो एक रिटर्न नोटिस बनाए फर्म को दे दे कि भाई मैं इस तारीख को रिटायर होना चाहूँगा। तो जिस तारीख को उसे रिटायर होना है उस तारीख तक की उसकी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी काम है, वो सब सेटल कर और वो बिजनेस से जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप एक पैराग्राफ में लिख देंगे
तो रिटायरमेंट से संबंधित आशय में जो जो बातें हमें मेन बतानी चाहिए, वो सारी की सारी बातें इसमें आ जाएंगी। या तो आप पॉइंट ही कर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब कारण, कौन कौन से कारण हैं रिटायर होने के, तो लिस्ट तो तैयार नहीं की जा सकती, फिर भी 4-5 बातें हम सोच सकते हैं। कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर पा रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में वो रिटायरमेंट ले लेगा। मतभेद, कि वो वृद्ध तो नहीं हुआ है, एजेड तो नहीं है, लेकिन काम कर सकता है, लेकिन आपस में हम लोगों में मतभेद हो रहे हैं, 3-4 पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कोई व्यक्ति फर्म से अलग होने का निर्णय ले सकता है। स्वयं का व्यापार करना, 4 साझेदार हैं, मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना पर्सनल बिजनेस करूं, तो उसको ये वाला फर्म छोड़कर जाना पड़ेगा, तभी वो अपना बिजनेस कर पाएगा। तो अगर हम स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो भी हमें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। दिवालिया, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्जे नहीं चुका पाता है, अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, दिवालिया। तो जो व्यक्ति दिवालिया होगा वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रख सकता है, उसको बिजनेस छोड़कर जाना पड़ेगा। अस्वस्थता, बीमार व्यक्ति है, तबीयत ठीक नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, कुछ वृद्धावस्था जैसा ही सिस्टम है, तो इस स्थिति में भी बिजनेस से अलग हुआ जाता है। तो ऐसी कोई लिस्ट, आप समझदार हैं, ऐसी कोई लिस्ट तैयार नहीं की जा सकती, कारण कोई भी हो सकता है। मोटी मोटी बात है कि हाँ, ऐसी ऐसी स्थितियों में नॉर्मली व्यक्ति व्यवसाय से अलग होने का निर्णय ले लेता है, तो इन्हीं को हम कारण बोलेंगे। तो ये मैंने आपको साझेदार के निवृत्ति, अवकाश ग्रहण या रिटायरमेंट का आशय बता दिया, कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन कौन से कारण हैं जब वो रिटायरमेंट ले सकता है, ये बता दिया। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, सुनते रहें, वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, बस सुनते रहें बार बार, तो अपने आप 2-3 बार रिपीट कर सुनेंगे, आपको चीज़ें अपने आप दिमाग में आ जाएंगी। फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है तो आप पूछ लीजिए। एक और वर्ड है जो मैंने यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख दिया है, साझेदार का निष्कासन। देखो, रिटायरमेंट मतलब अवकाश, अवकाश अलग चीज़ है, निष्कासन अलग चीज़ है। इसके साथ ही लेक्चर यहाँ खत्म भी कर रहा हूँ मैं। अवकाश का मतलब या निवृत्ति का मतलब ये है कि साझेदार व्यवसाय से अलग होना चाहता है, और निष्कासन का मतलब है कि बाकी के साझेदार उसको व्यवसाय से बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इसको ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा, अवकाश ग्रहण करेगा। लेकिन अगर किसी साझेदार ने फर्म के विरुद्ध कोई काम किया है, या जो हमने साझेदारी सलेख बनाया था उसके विरुद्ध कोई काम किया है, तो ऐसी दशा में अगर वो साझेदार गलत है और बाकी साझेदारों के पास इस बात का सबूत है कि भाई ये साझेदार गलत है, तो किसी साझेदार को फर्म से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो बाहर निकालना, ये क्या कहलाएगा, निष्कासन। मतलब को ऐसा समझ लो कि कोई स्टूडेंट क्लास से चला गया तो ये अवकाश है, और उसको क्लास से निकाल दिया गया तो ये निष्कासन है। तो निकालना, निष्कासन अलग प्रक्रिया है, और अवकाश अलग बात है। अवकाश में साझेदार अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहता है, और निष्कासन में साझेदार नहीं जाना चाहता, लेकिन बाकी के लोग, क्योंकि ये व्यक्ति गलत है इसलिए इसको व्यवसाय से बाहर कर देते हैं। तो बाहर करने को अपन क्या बोलेंगे, निष्कासन। तो मीनिंग ध्यान रखिएगा, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है इन सब चीज़ों की। तो ये हमारा एक लेक्चर था जिसमें हमने नए चैप्टर का मीनिंग समझ लिया, उसकी कुछ और बातें भी समझ ली। अब कुछ 2-3 दिन तक हो सकता है थ्योरेटिकल क्लास ही चलती रहे, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना। अगर थ्योरेटिकल बेस अच्छा नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को देखते रहिएगा 2-3 दिन, और फिर मैं आपको नया वीडियो सेंड कर दूंगा, उसको आप देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक पिछले चैप्टर्स की उनको भी छोड़ना नहीं है आपको, समझ गए बात को। तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।